दोस्तों नमस्कार, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एनसीईआरटी क्लास 7th विज्ञान की श्रृंखला के तहत हम आज लेसन 11 लेसन का नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन से संबंधित हम आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ये हमारा 11वां लेसन है। इससे पहले 10 लेसन करवाए जा चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एनसीईआरटी के जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उनकी सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। एनसीईआरटी 7th के बाद एनसीईआरटी 8, 9th और 10th, 11th, 12th भी आपको पढ़ाई जाएगी। तो लगातार इस चैनल को देखते रहें और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। हमारा नया लेसन है 11th जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। 11th लेसन नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, जितने भी सजीव प्राणी हैं उनको जीवन के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो है भोजन, जल और ऑक्सीजन। भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां उन्हें बाहर निकाला जा सके। यानी जो हम भोजन या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, ये शरीर के विभिन्न अंगों तक इन्हें पहुंचाना होता है। शरीर में अंगों के पहुंचाने के साथ साथ जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, जो उसके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो इसे खाने के बाद जो उसमें पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका क्या करता है, उनको अवशोषित कर लिया जाता है और उसके पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको परिवहन उस स्थान तक करना होता है। यानी परिवहन उन स्थान तक करना होता है जहाँ से उन्हें क्या होता है, जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके। यानी उन्हें जो अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसे हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। क्या आप जानते हैं यह सब कैसे संभव है? चित्र 11.1 में देखिए। क्या आपके हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही हैं? जैसा ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हृदय है। ये हमारा, इस चित्र में आप दो को दिखाया गया है कि जो रक्त वाहिनियाँ होती, जैसे ये हमारा क्या है, हृदय है, ये हमारा हृदय है। इसके अलावा इसमें शिरा, यानी जो ब्लू कलर की हैं, ये क्या है, ये शिराएँ हैं और इसके अलावा धमनी है। इसके अलावा क्या है, धमनी है। तो इस चित्र में आपको हृदय, रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही हैं। हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। जो हृदय, रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं, इन सब से मिलकर क्या होता है, हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कोई भी पदार्थ होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा जो लेसन है जंतुओं और पादप में परिवहन, तो परिवहन किस प्रकार से होता है, इसमें कौन कौन से अंगों का क्या काम होता है, इस पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परिसंचरण तंत्र में रक्त की। जो परिसंचरण तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो क्या होता है, रक्त, यानी ब्लड। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है, रक्त, जाहिर सी बात है, रक्त क्या होता है, शरीर से बाहर निकलने लगता है। यानी रक्त जो होता है वो शरीर से बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या, रक्त दरअसल होता क्या है, तो रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांश यानी छोटी
आंत से शरीर के अन्य भागों तक, पचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। तो रक्त क्या होता है, सबसे पहले ये तरल व पदार्थ होता है जो वाहिनियों में प्रवाहित होता है, यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे शिराएं या जो धमनियां होती हैं, इसमें क्या होता है, प्रवाहित होता है। और यह छोटी आंत से जो भोजन पच जाता है, यानी उनको अवशोषित कर लिया जाता है और ब्लड में क्या होता है, वो घुल जाते हैं और शरीर के अन्य भागों तक ले जाते हैं। इसी प्रकार जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य करता है। जो फेफड़ों में ऑक्सीजन आती है, यहाँ से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में घुल जाती है। फेफड़ों में आकर जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, ब्लड में घुल जाती है और यहाँ से जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, यानी ब्लड में मिली हुई ऑक्सीजन होती है, ये प्रत्येक कोशिकाओं तक ले जाने का काम करती है। और इसको ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, यानी रक्त करता है। तो रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार से ले जाता है। रक्त एक तरल से बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। जिसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। तो यहाँ पर प्रसंचरण तंत्र का चित्र है। इसमें धमनियाँ लाल रंग और शिराएं नीले रंग में दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से चित्र को आप देख सकते हो। अब बात करते हैं, पहली कहती है रक्त का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है। तो रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम होता है लाल रक्त कोशिकाएं, या इसको हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसका नाम होता है लाल रक्त कोशिकाएं। इनमें लाल एक वर्णक होता है, यानी लाल पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके प्रत्येक कोशिका तक ले जाने का काम करता है। यानी जो लाल हीमोग्लोबिन होता है ये प्रत्येक कोशिका तक ले जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण भी ये समस्या हो जाती है कि ऑक्सीजन की समस्या हो जाती है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो लाल रक्त होता है उसका रंग लाल होता है। इसी प्रकार एक अन्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसका नाम होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, या जिसको हम कहते हैं WBC। तो ब्लड जो होता है वो कोशिकाओं और प्लाज्मा का बना होता है, जिसमें कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये हमारे शरीर की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। यानी जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो रोगाणु प्रवेश करते हैं उनसे लड़ने का काम जो कौन करता है, वो श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। बोझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर बोझो कुछ और परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिसका काम होता है
पट्टिकाएँ, पट्टिकाणु या इसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम होता है कि जब हमारे शरीर में रक्त बहने लगता है, यानी जब चोट लग जाती है, तो वहाँ पर थक्का जमाने का काम जो करता है वो हमारी प्लेटलेट्स करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हम लोगों ने समझी। एक, हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कणिकाओं कोशिकाओं में होता है, जिसके कारण ही जो लाल रक्त ब्लड का जो रंग लाल होता है वे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसी प्रकार श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर से रोगाणुओं की रक्षा करते हैं। और एक होता है प्लेटलेट्स, जिससे जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो ये जब रक्त बाहर निकलने लगता है तो उसको थक्का जमाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं। इसी प्रकार रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं? शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। जब आप अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देते हैं, रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों तक करता है। तो जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं। पूरे शरीर में हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं जिससे ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी पूरे शरीर में क्या होता है? पूरे शरीर में परिवहन करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाता है। इस रक्त को वापस क्या करता है? हृदय में लाता है। तो जो ऑक्सीकृत रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन से युक्त रक्त होता है, वो पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है। और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को पुनः फेफड़ों में लाकर शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि हम अपने अध्याय 10 में पढ़ा है। इस प्रकार से शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं। एक होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। ठीक है, तो जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? गैसों का परिवहन करती हैं, ऑक्सीजन गैस का ग्रहण करती हैं और उसको पूरे शरीर में ले जाने का काम करती हैं। और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको पुनः वापस लाने का भी काम करती है। तो ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है धमनी और शिरा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन यानी समृद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाने का काम करते हैं। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की जो भित्तियाँ होती हैं, दीवार होती है, वो क्या होती है? मोटी और प्रत्यास्थ होती है। आइए हम धमनियों के रक्त प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो धमनियाँ होती हैं इनमें शुद्ध रक्त, धमनियों में क्या होता है? ऑक्सीकृत युक्त रक्त होता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है जो हृदय से पूरे शरीर में ले जाने का काम करती हैं। क्योंकि जो रक्त का प्रवाह होता है ये तेजी से होता है, इसलिए जो धमनियाँ होती हैं इनकी दीवार अपेक्षाकृत मोटी और प्रत्यास्थ होती है, यानी लचीली होती हैं। तो इन धमनियों के प्रवाह का अनुभव हम लोग एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। आपने दाहिने यानी दक्षिणी हाथ को मध्य और तर्जनी की अंगुलियों को अपनी बाईं कलाई के भीतर पर रखें। क्या आपको कोई स्पंदन, गति, धक धक महसूस होती है? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद कब्ज कहलाता है, नब्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? नब्ज। इस तरीके से आप चित्र में देख सकते हो, ये यहाँ पर इस तरीके से पकड़ा गया है। इसको क्या कहते हैं? हम लोग नब्ज कहते हैं। यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है, यानी यहाँ पर धक धक की आवाज़ आपको सुनाई देगी और 1 मिनट में कितनी बार होती है ये आप चेक कर सकते हो। आपने कितनी नाड़ी स्पंद गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है, यानी 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पंदन दर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंदन दर। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। तो ये सामान्य व्यक्ति की जो है सामान्य
स्थिति में जो रक्त की दर होती है यानी स्पंदन दर होती है, हृदय की धड़कन की जो दर होती है वो 72 से 80 मिनट प्रति होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और सहपाठियों के प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए और प्राप्त आंकड़ों को इस सारणी में आप लिख सकते हो। ठीक है। ये रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो शिराएं होती हैं इनमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है ये पुनः शरीर से वापस लाने का काम करती हैं और इसलिए जो शिराएं होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं और शिराओं में वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। और शिराओं में जो वाल्व होते हैं जिनसे क्या होता है, केवल रक्त हृदय की ओर प्रवाहित होता है, क्योंकि ये पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त क्या करती हैं? फेफड़ों में लाने का काम करती हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है कि ये हमारा क्या है? फेफड़ा है। ये हमारा फेफड़ा है। यहाँ पर ये फुसफुस धमनी है। कौन सी धमनी है? फुसफुस धमनी। ये फुसफुस धमनी है हमारी। ये कैसी धमनी है? फुसफुस धमनी है। और ये हमारी क्या है? फुसफुस शिरा है। ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो फुसफुस शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पर से देखिए, ये धमनी है, यहाँ से क्या होता है? यहाँ से जो है शुद्ध रक्त, तो यहाँ से धमनी से हृदय में रक्त जाता है और यहाँ से जो है शिरा द्वारा इस तरीके से रक्त का जो है परिसंचरण व्यवस्था होती है। देखिए कि आपको धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं इनमें क्या होता है? बढ़ जाती हैं। धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं और रक्त को हृदय में ले जाते हैं। वो जो कहता है, मैं चित्र 11.3 देखकर भ्रमित हूँ कि मैंने पढ़ा था कि धमनी में सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती है। पहले ने समझाया कि फुसफुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है। फुसफुस जो धमनी होती है वो हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़े में ले जाती है। फुसफुस शिरा ऑक्सीजन युक्त समृद्ध रक्त को पुनः फेफड़ों में लाती है। तो यहाँ पर जो फुसफुस धमनी होती है ये मात्र एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त भरा होता है और ये हृदय से अशुद्ध रक्त कहाँ ले जाती हैं? फेफड़ों में ले जाती हैं। और यहाँ से जो यहाँ पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त में होता है वो ऊपर निकल जाता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः फुसफुस शिरा, यानी फुसफुस शिरा एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, पुनः हृदय में आता है और हृदय से पुनः ये जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है ये धमनी के द्वारा पूरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से जो होता है हमारा परिवहन तंत्र चलता रहता है। यहाँ पर बताया गया है रक्तदान की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंक में विशेष देखभाल में रखा जाता है। तो
इस लेसन को हम आज यहीं तक रखेंगे और इसके अगले पार्ट में हम अगले वीडियो में आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह आपको अच्छे अच्छे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।